तो देखिए अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। घोसी उपचुनाव की बात करें तो 29 राउंड के बाद 49,000 मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3 राउंड की मतगणना अभी बाकी है, लेकिन कहा जाए कि एक निर्णायक बढ़त है। वहीं पर जिला पंचायत उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। इंडिया गठबंधन का इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही से जानना चाहता हूं। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा कि हम घोसी का जो चुनाव है वो जीतेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, लेकिन आप अंतर देखिए जीत का। लोगों का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं दारा सिंह का पर्सनल गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो है वो भी आपकी फेल होती हुई कृष्ण मोहन पांडे जी नजर आई है। सर देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी स्ट्रेटजी फेल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है और या तो कुछ सीखता है। अभी अंतिम परिणाम आने बाकी हैं, हम उस परिणाम के इंतजार में। और यदि कुछ दुखद परिणाम आता भी है, ये चुनाव हम हारते भी हैं, निश्चित तौर पर 29 राउंड के इस मतगणना के बाद 49,000 से आगे होने पर इसको एक बार ये मान ही लिया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता है। हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। दूसरी बात, हम इससे समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद जो भी अपने दूने में अपने अधिकतम बल से आने वाले चुनाव में हम जाएंगे और निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। और देखेंगे जिस व्यवस्था के साथ, जिस सूचिता के साथ भारतीय जनता पार्टी संवाद, सूचिता और सहभागिता विश्वास रखती है, हम लोगों के जो संवाद करेंगे उनसे सूचिता के साथ जाएंगे और उनकी जो सहभागिता होगी शासन में, प्रशासन में और संवैधानिक प्रक्रिया में जो उनके सहभागिता है उसको देखकर पूरा ढूंढे हुए भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 80-86 सीटों पर जीतेगी। हमारे मित्र कह रहे थे कि पीडीए की जीत हो गई है, समाजवादी पार्टी के मित्र थे पीडीए साहब, आप कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आपका जो प्रत्याशी है न तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है। आप क्या अपने उस वोट बैंक के अपने प्रत्याशी को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, ये चुनाव जनादेश है, जो जिस जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को हम स्वीकार कर रहे हैं। परंतु इस बात को आप कहें कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की साथ 2019 के चुनाव पाए थे, दलितों का सबसे बड़े नेता मायावती जी के साथ, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अखिलेश जी और अल्पसंख्यक के साथ था। क्या हासिल होगा? 5 सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बाकी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़ा खड़ा है, अल्पसंख्यक खड़ा है, दलित खड़ा है। क्योंकि हमने जो सरकार की जनोपयोगी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो उनके अधिकार है उनको देने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। देश के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चलिए फराज किदवई जी से जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, पीडीए आपने कहा फराज किदवई साहब की देखिए पीडीए की जीत हुई है, उन्होंने कहा कि आपका प्रत्याशी जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, पीडीए जिसका नाम ले रहे हैं वो उसके अंतर्गत ही नहीं आता है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। परिकल्पना अंत्योदय की परिकल्पना आगे बढ़ते हैं। ठीक है फराज किदवई जी। शांतनु जी, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई अभी बहुत ओबीसी समाज की वकालत कर रहे थे, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है। इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस देश के कैबिनेट में सर्वाधिक मंत्री ओबीसी से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में सर्वाधिक मंत्री ओबीसी से आते हैं। हम वकालत नहीं करते, हम वादे नहीं करते, हम इरादे लेके आते और इरादे को पूर्ण करते हैं। बोल चुके आप? चलिए ठीक है कृष्ण मोहन जी, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बारी आने पर जवाब दीजिएगा। असल में क्या है शांतनु जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उनके प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे ये लोग क्या है कि जनता को कभी बोलने नहीं देते हैं, जनता की कभी राय सुनते नहीं हैं, जनता क्या चाह रही है उसको समझना नहीं चाह रहे हैं, वैसे ये लोग विपक्ष की भी आवाज़ हमेशा दबाते रहते हैं। ये हम लोगों ने देखा इस रूप में कि बहुत सारी सरकारें ऐसी भारत समाचार पर किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, ना ही ऐसा किसी को करने दिया जाएगा। आप उन्होंने जो सवाल किया है उस पर आप जवाब दीजिए। जी, मैं उसी पर जवाब दे रहा था, लेकिन बीच में इन्होंने देखिए हाईजैक करने की शांतनु जी कोशिश की। खैर, आज ओबीसी की वकालत वो लोग कर रहे हैं जो मंडल कमीशन रिपोर्ट जब लागू हुई थी
तब इन लोगों ने जम करके उसका विरोध किया और आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। अभी ये बात कर रहे थे कि कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, क्या दिया। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं और जो स्टाफ है, जरा उसका रेशियो निकाल करके देख लीजिएगा कि उसमें कितने ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है, आपको पता चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम संविधान को मानते हैं और संविधान में बड़ी आस्था है। देखिए, ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, इसको अगर आप जूम कर करके दिखा पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। विवेक देबरॉय जी जो चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी क्या बोला था शांतनु जी? उन्होंने तो यही बोला था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है और इसको बदल देना चाहिए। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जब वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान में इनकी कितनी आस्था है, ये इससे ही दिखता है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई जो कर रहे थे, ओबीसी की बात हो गई, संविधान की बात हो गई। अब ये बात कर रहे थे इन्होंने विपक्ष के ऊपर बोला कि हम लोग जो है हमेशा ठीकरा फोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। देखिए क्या है कि बेमान जो हमारा वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी को और अपोजिशन को जब वोट देने के लिए लोग निकलते हैं तो ये शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अब की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी थी और जनता ने जम करके इनका विरोध किया और जम करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज निकल रहा है। हम लोग अभी घोसी की चर्चा कर रहे हैं। आप देखिएगा, जो पिछला मंगलवार था, ट्यूसडे को था, उसमें आप ही के चैनल पर मैंने बोला था कि हमको 60% से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है। इलेक्शन शांतनु जी घोसी में हो रहा है। हरा लोग लखनऊ में रहे, हरा लोग बाराबंकी में रहे, हरा लोग रायबरेली में रहे। वो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार चल रही है उसके खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। अब देखिए, एक तरफ घोसी में यह हारते हैं, दूसरी तरफ अभी आपने अपनी ब्रेकिंग न्यूज में भारत समाचार के माध्यम से दिखाया कि ये मिर्जापुर, बरेली, जालौन, लखनऊ तमाम जिला पंचायत की सीटें हार रहे हैं। आप देखिए, ये एक ट्रेंड रहा है कि जब कोई सरकार होती है और बाई इलेक्शन होते हैं और खासकर अगर लोकल बॉडीज के होते हैं तो उसमें ज्यादातर सरकार जीतती है, मगर यहां पर सरकार हार रही है। ये यहां पर खाली जिला पंचायत और घोसी का बाइपोल नहीं हार रहे हैं, ये हार है भारतीय जनता पार्टी की, ये हार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की, ये हार है माननीय अमित शाह जी की नीतियों की। क्योंकि जब देश में ये लोग अत्याचार बढ़ा रहे हैं, जब देश में ये लोग नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, जनता उसका बाखूबी जवाब दे रही है। जी, लेकिन देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि हार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए और इसको लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर रजा रिजवी साहब अगर कंपैरिजन करें हम, तो इसमें कितना इफेक्ट आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है इस रिजल्ट का, या फिर जिला पंचायत उपचुनाव के रिजल्ट का लोकसभा चुनाव से ये चुनाव कितना डिफरेंट होगा और क्या इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, या पड़ेगा तो कितना ज्यादा पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव वो बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। ये एक बाई इलेक्शन था। इस बाई इलेक्शन में जो है कई लोगों का इम्तिहान हुआ है। इसमें शिवपाल का भी इम्तिहान हुआ है, क्योंकि मैनपुरी में इलेक्शन जिताने के बाद, बाई इलेक्शन जिताने के बाद शिवपाल जी इस बाई इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कूदे हैं, तो उनका भी इम्तिहान हुआ है। इसमें इम्तिहान राजभर का भी हुआ है। इसमें इम्तिहान जो है वो दारा सिंह चौहान का भी हुआ है, क्योंकि 30 साल की अपनी सियासी जो राजनीति थी, पहली बार जो है ये मात खाते दिख रहे हैं दारा सिंह चौहान। ये बड़ी बात है। जो 2 बार एमपी राज्यसभा रहा हो, जो है 1 बार लोकसभा रहा हो, और उसके बाद इसी में 2017 के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्री रहा हो, फिर उसके बाद आकर के पटकनी खा जाए यहाँ और बुरी तरीके से, तो इनकी भी एक तरीके से वो है। दूसरा जो है, ये देखने की ज़रूरत है कि जो चुनाव आ रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब हमें 80 की 80 सीट जीतनी है, वो जो है हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, हम लोग अपनी योजनाओं को लेकर जीतेंगे। अखिलेश ने भी इसी बात को कहा है। हमारा ख्याल है आपके चैनल ने भी उनकी बात को अगर कहा होगा कि साहब हम 80 सीट जीतेंगे, 80 की 80 सीट हम भी जीतेंगे। तो अब जब 80 की 80 सीट बात आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि आजमगढ़ जो है क्षेत्र है, घोसी से अतुल राय वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप समझिए, तो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि आजमगढ़ के अंदर जितने भी जो है वो एमएलए हैं, वो सब एमएलए जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, सब सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो अब जाहिर से बात है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो यही जो एमएलए उसमें मदद करेंगे। तो अब जो 80 की 80 सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति
बहुत अच्छे तरीके से और बनानी पड़ेगी इस बाई इलेक्शन के हिसाब से, इस बाई इलेक्शन को सोचने से, क्योंकि ये समझा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी, ये हमें लगता है बहैसियत पत्रकार मैं आंकलन कर रहा हूं, जी। भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा था कि हम दारा सिंह चौहान को उतारेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेंगे और उस गढ़ को हम मजबूत करेंगे और हम बताएंगे पूरे देश दुनिया में कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सीट हारने से समाजवादी पार्टी का जो है मॉरल जो है जरा से बूस्टअप होगा कि हमने ये सीट जीती, जबकि सीट उन्हीं की थी, जी, हारते तो बेइज्जती होती उनकी। ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करने का काम निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए भी करेगा। सुनील अर्कवंशी जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। सुनील अर्कवंशी जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार दर्शकों को बताते हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है।